बीबीसी दुनिया में आज देखिए, फलस्तीनियों के लिए अब कौन सी नई मुश्किल। इजराइल और हमास में संघर्ष विराम से मिली राहत के बीच अब नई चुनौती। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA के ऑपरेशन रोकेगा इजराइल। गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों पर भी पड़ेगा असर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। ये भी जानेंगे, पहली बार गजा में प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वहां पहुंचे बीबीसी संवाददाता ने क्या देखा। लेकिन पहले हेडलाइंस। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सेना और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष। गोमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। दिखाएंगे रिपोर्ट, किन हालातों से जूझ रहा है ये मध्य अफ्रीकी देश। रूस ने कहा उसके अधिकारियों ने सीरिया के नए नेताओं से की बातचीत। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद भी सीरिया में अपनी सेना के 2 अड्डों को बनाए रखना चाहता है रूस। असद की मदद के लिए इन्हीं हवाई अड्डों से विद्रोहियों पर हमले करती रही थी रूसी सेना। अमेरिकी सरकार ने संघीय कर्मचारियों को दिया 8 महीने का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने का विकल्प। डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा था सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाना। सरकार को है उम्मीद इस ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं 10% कर्मचारी। गजा 41 किलोमीटर लंबा एक ऐसा इलाका जहां 22 लाख लोग रहते हैं। इनमें तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी बसर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है। इजराइल और हमास में सीज फायर होने के बाद अब यहां हवाई रास्ते से भी मदद पहुंच रही है, लेकिन इजराइल के एक कदम की वजह से आने वाले वक्त में यहां मदद पहुंचना शायद और मुश्किल हो सकता है। क्या है ये वजह, इसी की बात कवर स्टोरी में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 4 फरवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस पहुंचने वाले वो पहले विदेशी नेता होंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त होगी जब गजा में 6 हफ्ते का युद्ध विराम लागू है। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को एक आपात बैठक बुलाई ताकि फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA पर लगे इजरायली प्रतिबंधों पर चर्चा की जा सके। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था पर इजराइल के लगाए गए प्रतिबंध इसी गुरुवार यानी कल से लागू होंगे। इन प्रतिबंधों के लागू होते ही UNRWA को इजरायली जमीन पर अपने सारे ऑपरेशंस रोकने होंगे। इसका असर इजरायली कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम पर भी पड़ेगा। इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले में UNRWA के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे। और UNRWA के ऑपरेशंस पर इजराइल के प्रतिबंध का क्या असर होगा, इस पर जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता निक बीक। ये बीते 70 साल या उससे भी ज्यादा वक्त से काम कर रही है, लेकिन इजरायली संसद ने पिछले साल एक कानून पारित कर कहा कि इस संस्था के संचालन को रोक दिया जाएगा। अब जो कल होने वाला है उसका असर ये होगा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं सब ठप हो जाएंगी। पर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस कानून का असर और भी बड़ा होगा, क्योंकि इस कानून के तहत इजरायली अधिकारी UNRWA के अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं रख सकते हैं और इसलिए UN ने चेताया है कि इसका असर गजा पट्टी के साथ साथ कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी पड़ेगा। इस बीच फिलहाल गजा में राहत पहुंचने का सिलसिला जारी है। जॉर्डन के हेलीकॉप्टर्स पर गजा के लोगों के लिए जरूरी मेडिकल सप्लाई लाई जा रही है। इन हेलीकॉप्टर्स के साथ बीबीसी संवाददाता फरगल कीन भी गजा पहुंचे। जंग शुरू होने के बाद गजा में दाखिल होने वाले वो पहले अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं। देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। वो इसी लम्हे के इंतजार में थे। युद्ध विराम के बाद अब एयरलिफ्ट करना शुरू किया जा सकेगा। समझौते के बाद हम गजा के लिए जॉर्डन की एयरफोर्स के पहले मिशन में शामिल हुए। निकलने से पहले यहां सहायता सामग्री लोड की जा रही है। इसमें ब्रिटेन से भेजी गई खेप भी शामिल है। आज जो चीजें लोड हो रही हैं उनमें ज्यादातर मेडिकल सप्लाई है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि गजा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। उड़ान भरने से पहले जॉर्डन की सरकार ने ये संदेश भेजा। हमें लगता है ये अमानवीय है और इसे रुकना ही चाहिए। गजा के फलस्तीनी सम्मान से जीने और दुनिया से पर्याप्त मानवीय मदद पाने के हकदार हैं। हम गजा पट्टी के लिए रवाना हुए, जो कि इस बेस से 1 घंटे की दूरी पर है। हम पहले जॉर्डन और फिर इजराइल से होकर गुजरे। युद्ध विराम समझौते के कारण ही जॉर्डन की सेना का गजा जा पाना मुमकिन हुआ है।
हम गजा की सीमा के नजदीक हैं, बस अगले कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाले हैं। लैंड करने के लिए बस कुछ ही वक्त मिलेगा क्योंकि पीछे कई और हेलीकॉप्टर्स हैं और ये एयर स्ट्रिप बहुत छोटी है। हम नीचे उतरते गए और फिर गजा की ओर बढ़ने लगे। ये गजा का दक्षिणी इलाका है, देर अल बलाह से नजदीक। खंडहर और वीरान रेगिस्तान 15 महीने से जारी जंग के गवाह हैं। जहां जहां इजरायलियों की हमास से लड़ाई हुई वो इलाके बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं और आम लोगों पर होने वाला असर तो दिल दहला देने वाला है। ठीक 600 मीटर नीचे हम गजा में लैंड हुए। अब जमीन से इस बाड़बंदी के उस पार गजा में होने वाली तबाही देखी जा सकती है। और ये तो तबाह हो चुकी इस जगह का बस एक छोटा हिस्सा है। ये तो बस शुरुआत है। ऐसे 15 और चॉपर्स हमारे पीछे हैं जो यहां जरूरी मदद पहुंचाने के इंतजार में हैं। वहां उस तरफ खंडहरों के बीच हजारों लोगों ने शरण ली है। वो इस उम्मीद में हैं कि युद्ध विराम कामयाब रहे और ये मदद यहां पहुंचती रहे। गजा के उत्तर से आई ये तस्वीरें उस तबाही को दिखाती हैं जिससे सैकड़ों हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन हर जंग हबीबा अल अस्कारी जैसों की परेशानी को और बढ़ा देती है। वो ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं कि उनके हाथ पांव तक खून की सप्लाई नहीं हो रही और उनका रंग काला पड़ने लगा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए गजा से बाहर जाना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें गजा से बाहर निकाला जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, उनके बाजुओं को बचाया जा सके। जिस हेलीकॉप्टर के जरिए हम यहां पहुंचे वो इन बीमार बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। जॉर्डन के लोग भी इसके लिए तैयार हैं। इस जंग ने गजा के लोगों को जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में अभी एक लंबा वक्त लगेगा। बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट। और सेंट्रल अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी हिस्से में विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़े संघर्ष से भीषण तबाही मची है। M23 संगठन के विद्रोहियों को पड़ोसी देश रवांडा से मदद मिलती है। दोनों पक्षों पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ रहा है मगर असर नहीं हो रहा। देखिए नैरोबी से बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लेट अशर की रिपोर्ट। मंगलवार को गोमा में भीषण गोलीबारी हुई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी कॉन्गो की राजधानी की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं जिनसे अस्पताल भर गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि संघर्ष में शामिल लोगों ने रेप भी किए। M23 मिलिशिया के विद्रोहियों ने सेना पर हल्की बढ़त बनाने के बाद गोमा पर कब्जे के लिए संघर्ष तेज कर दिया। अब लोग बिना बिजली, पानी, इंटरनेट और खाने की कमी के बीच घरों में बंद हैं। कई सालों से संघर्ष से जूझ रहे इस इलाके में अचानक लड़ाई तेज हो गई है। एयरपोर्ट पर भीषण लड़ाई हुई। खबरें हैं कि M23 ने यहां कब्जा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका, मलावी और उरुग्वे के शांति सैनिकों की भी मौत हुई है। इस इलाके में गोमा के लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लगातार चल रही जंग से विस्थापित हुए लोगों को फिर नई जगह की ओर जाना पड़ा है। जो कोई भाग सकता है वो शहर छोड़ रहा है। सैकड़ों लोग सुरक्षा की उम्मीद में सीमा पार कर पड़ोसी देश रवांडा जा रहे हैं। मगर कॉन्गो की राजधानी किनशासा में रवांडा के खिलाफ गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रवांडा M23 की मदद कर रहा है। उन्होंने रवांडा के दूतावास को आग लगा दी और बाकी दूतावासों को भी जंग रोकने में नाकाम रहने के लिए जिम्मेदार मानते हुए निशाना बनाया। रवांडा कहता है कि इस संघर्ष में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन यूएन का कहना है कि इसके सबूत हैं। जमीनी हालात ऐसे हैं कि डर के माहौल ने पहले से ही जान मान का नुकसान झेल रहे लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। 10 से भी ज्यादा सालों से चल रहे इस संघर्ष का ये सबसे बुरा दौर है। डर ये भी है कि इससे इस पूरे क्षेत्र में ही बड़ी जंग न छिड़ जाए। बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लेट अशर की रिपोर्ट। और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही ये उम्मीद लग रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों के बीच समझौता हो। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की ये सबसे बड़ी जंग है। रूस का यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा है।
यूएन का कहना है कि इस जंग में 12,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। बीबीसी संवाददाता ओरला गुवेरिन की इस रिपोर्ट में देखिए जंग की मार झेलने वाले परिवार रूस के साथ बातचीत के बारे में क्या कहते हैं। रूस की इस जंग ने यूलिया टेरासेचिव से उनका लगभग सब कुछ छीन लिया है। उनकी माँ, उनकी बेटी और उनके नाती अडाम को भी। पिछले साल नवंबर में जब रूस ने यहाँ हमला किया, वो तीनों इसी घर में थे, वो घर जहां इन्हें सुरक्षित होना चाहिए था। И в цей самий час прилетіла. अचानक एक बम गिरा, वो घर के अंदर घुसा और वहीं फट गया। एक ही पल में हमने अपना पूरा परिवार खो दिया। Ми втратили मैंने अपनी माँ, बेटी, नाती को 1 सेकंड में खो दिया। матусю, доню і онука. अब कैसे जीना है मुझे नहीं पता। जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। Не знаю, як жити. Я не бачу сенсу взагалі в цьому житті, яке залишилося. Я не розумію, нащо це мені тепер залишилось. машина та ये उनके नाती हैं। ये वीडियो अडाम की परनानी तैतियाना ने बनाया था। да, буде холодно. इसके 1 घंटे बाद холодно буде. दोनों की मौत हो गई। अडाम के साथ उनकी माँ सोफिया हैं। एक पल में 3 पीढ़ियां चली गई। जब जंग शुरू हुई थी तो सोफिया ब्रिटेन चली गई थी, लेकिन वहां उन्हें अपने माता पिता और देश की याद आया करती थी। देश लौटने के बाद उनके बच्चे अडाम का जन्म हुआ, जिसे पंछी, चांद और तारे बहुत पसंद थे। Це його курточка, в якій він останній. यूलिया मुझे अडाम का लाल जैकेट दिखाती है। ये छर्रों से फट चुका है और मलबे के नीचे पड़ा मिला था। ये ऐसी चीज है जिसे वो और अडाम की नाना सरी ही छू सकते हैं, गले से लगा सकते हैं। परिवार के पास उसकी याद में सिर्फ ये जैकेट और उसके कुछ पसंदीदा खिलौने ही बचे हैं, जिन्हें वो अब संजो कर रखेंगे। Це ще одна рибка, з якою плавав Адамчик. हमले के बाद कई दिनों तक उन्होंने मलबे में इनकी तलाश की। यहाँ कुल 9 आम नागरिक मारे गए थे। वो कहते हैं यूक्रेन को लड़ाई जारी रखनी चाहिए, शांति की बात नहीं करनी चाहिए। Моє ставлення до перемовин негативне. मैं नहीं चाहता कि बातचीत हो। हमारे इतने सारे लोग मारे गए हैं, Наших людей इसलिए अब ये मुमकिन नहीं है। अगर दुश्मन हमारे इलाके में है तो आमना सामना होने पर सिर्फ जंग लड़नी चाहिए। कब्रिस्तान में हमारी मुलाकात हैना से हुई। ये उस परिवार के रिश्तेदार हैं। वो एक वॉलंटियर हैं और सेना तक रसद पहुंचाती हैं। इस काम की वजह से वो सोफिया और अडाम से दूर थीं। I saw them very seldom and it's मैं उनसे बहुत कम मिला करती थी और उनका जाना मेरे लिए दर्दनाक है। मैंने सोचा था कि जंग के बाद मैं वो सब करूंगी जो मुझे पसंद है और अपने लोगों के साथ समय बिताऊंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूलिया और सरी ही यहाँ अक्सर आते हैं ताकि वो उन्हें याद कर सके जिन्हें जंग ने उनसे छीन लिया। वो ये जानते हैं कि जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया याद रखे कि यूक्रेन में अब भी जंग जारी है और रूस अब भी आम लोगों को निशाना बना रहा है। और लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जितनी तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं उसकी तुलना में इलाज करने वालों की कमी है। इसके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ रहा है, यानी जब बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर दवा का असर होना बंद हो जाए तब क्या होता है। हालात जानने के लिए बीबीसी संवाददाता अब्दुल जलील अब्दुरासुलोव पहुंचे कीव और निप्रो के अस्पतालों में। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन के डॉक्टर्स के लिए यही जंग का मैदान है। ये सर्जन्स एक यूक्रेनी सैनिक के जख्म को साफ कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन न फैले, पर ये अक्सर काफी चुनौती भरा होता है क्योंकि दवा काम नहीं कर रही। ऐसे मामलों को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओलेक्जेंडर बेजविर्खनी इस वजह से मरते मरते बचे। वो 1 साल पहले पूर्वी यूक्रेन में घायल हुए थे।
उनकी पीठ और पेट में छर्रे घुसे थे। उनका पैर काटना पड़ा और मल्टी रेजिस्टेंट संक्रमण के चलते 5 बार उनके इम्यून सिस्टम की हालत बिगड़ गई। वो कहते हैं, वो सब बहुत दर्दनाक था। मैं रात भर डॉक्टर्स को आवाज देता रहता था। उनके इन्फेक्शन और जख्म को ठीक करने के लिए कीव में डॉक्टर्स ने ओलेक्जेंडर का 100 से ज्यादा बार इलाज किया। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पूरी दुनिया की समस्या है, पर जंग की वजह से इसे यहां फैलने से रोक पाना और कठिन हो गया है। कीव के इस अस्पताल में भर्ती 80% से ज्यादा मरीजों में ऐसे पैथोजेंस पाए गए हैं जिन पर किसी दवा का असर नहीं होता। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बड़ी समस्या है, खासकर सैनिकों के इलाज के दौरान। यहां आने से पहले वो इलाज के कई चरणों से होकर गुजरते हैं और फिर अस्पताल में होने वाले इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं, जिस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। जंग की वजह से यूक्रेन के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बोझ है। रूसी हमला शुरू होने के बाद से निप्रो के इस अस्पताल की आईसीयू में बेड्स की संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई है, मगर स्टाफ कम हो गया है, तो इस जगह को एकदम साफ रखना बेहद मुश्किल हो गया है। आमतौर पर जिन भी मरीजों को ऐसे इन्फेक्शन होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, लेकिन मरीजों की इतनी बड़ी तादाद के कारण अस्पताल हर मरीज को अलग वार्ड में नहीं रख सकते। नतीजा ये होता है कि वो साथ रहते हैं और इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। इस तरह की लैब्स पैथोजेंस को पहचानने में मदद करती हैं और उसके लिए सबसे सटीक दवाई बताती हैं। पर मल्टी रेजिस्टेंट संक्रमण के इलाज के वक्त सिर्फ नए एंटीबायोटिक्स ही कारगर साबित होते हैं, पर इनका ज्यादा इस्तेमाल नए खतरे पैदा कर रहा है। हमें बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ हमें मरीज बचाने हैं, पर साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि नए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म न पैदा हों। डॉक्टर्स ओलेक्जेंडर के घाव ठीक करने में तो सफल रहे, मगर पैथोजेंस की बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता के चलते लोगों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। बीबीसी संवाददाता अब्दुल जलील अब्दुल रसूलोव की रिपोर्ट। अब बातचीत की चर्चा के साथ उम्मीद जगी है कि शायद ये जंग जल्द खत्म हो जाए। और अब दुनिया भर की कुछ और खबरें बीबीसी राउंड अप में। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम ने उस जगह का दौरा किया जहां पर न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़ी चीजें तैयार की जाती हैं। उन्होंने कहा कि देश के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए साल 2025 बेहद अहम रहने वाला है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अड़ियल रवैया अपना रहे किम जोंग के सामने नए कूटनीतिक प्रस्ताव रखेंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भड़की आग के बारे में इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने कहा है कि इसके लिए इंसानों के कारण हुआ जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। द वर्ल्ड विद एट्रीब्यूशन नेटवर्क ने कहा है कि गर्म, सूखे और तेज हवाओं वाले मौसम के कारण आग और भड़की। उनका यह भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस आग के भड़कने की संभावनाएं सामान्य से 35% ज्यादा हो गई हैं। और उनका यह भी कहना है कि फॉसिल फ्यूल की इसमें बड़ी भूमिका है। लॉस एंजलिस में लगी आग के कारण कम से कम 28 लोगों की जान गई और 10,000 से ज्यादा मकान जलकर खाक हो गए। और चीन समेत पूर्वी एशिया के कई देशों में लाखों लोग अपनों और अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं। पिछला साल ईयर ऑफ ड्रैगन माना गया था वहां, और ये नया साल है ईयर ऑफ स्नेक। हालांकि ठंड और बर्फबारी मुश्किल बढ़ा रही है। सड़क से लेकर रेल और विमान सेवाएं बाधित हुई हैं, लेकिन फिर भी जश्न का रंग फीका नहीं पड़ा है। ताइवान और दक्षिण कोरिया में भी लूनर ईयर मनाया जा रहा है। हालांकि ठंड वहां भी मुश्किल बढ़ा रही है। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पे मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।